हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नया लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, यानी कि संधारित्र एवं धारिता। तो पहले मैं इसकी हेडिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या होता है कैपेसिटर और क्या होती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। संधारित्र एवं धारिता, इसको बोलते हैं संधारित्र एवं धारिता। तो पहले जानते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है, संधारित्र क्या होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको स्टार्ट करने के लिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। कोई भी मतलब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मान लो कि फ़ैन है, मोटर हो गया, इन सब में जो कूलर का फ़ैन हो गया, इन सब को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टिंग में ना उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी जो सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट एक बार अगर हो गया तो फिर चलते रहेगा, तो उसके लिए जो हमारे घर में करंट आ रहा है ना, उससे वो सफिशिएंट है उसको चलाने के लिए। लेकिन स्टार्ट करने के लिए हमें उस फ़ैन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए स्टार्टिंग में। तो उसको जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वाइट सा जो लगा होता है इस टाइप का, वही है कैपेसिटर। कुछ इस टाइप का रहता है, वाइट कलर का, मतलब कोई भी कलर का, मतलब ऐसा ही रहता है कैपेसिटर। इस फैन वैन सब में रहता है ना, साइज कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो फ़ैन में जो लगा होता है वो बता रहा हूँ मैं। तो क्या है कि क्या बताया कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो कि एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है, और इंस्टेंटली, है ना, और बहुत ही ज़्यादा एक साथ सप्लाई करता है। कैपेसिटर एक ऐसी चीज़ है, आप बोल सकते हैं कैपेसिटर एक ऐसी चीज़ है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है और सप्लाई करता है एक साथ, बहुत सारी एनर्जी को एक साथ सप्लाई करता है। जैसे अभी बताया कि फ़ैन को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? कैपेसिटर। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार अगर वो स्टार्ट हो गया तो फिर वो आराम से चलते रहेगा। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है और एक साथ उसे सप्लाई करता है। जैसे आप लोग DSLR कैमरा में जो फ्लैश चमकता है ना, जो फ्लैश चमकता है वो फ्लैश, है ना। अब बताओ कि उस कैमरे में छोटी सी बैटरी लगी होती है, पतली सी, क्या वो बैटरी उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगी उसको? वो जो फ्लैश में इतना ज़्यादा जो तेज़ मतलब चमकता है फ्लैश, जिससे हमारी आंखें बंद हो जाती है, उतनी लाइट वो जो पतली वाली बैटरी वो क्या दे पाएगा? नहीं, वो बैटरी उतनी ज़्यादा मतलब लाइट कभी भी नहीं दे सकती है, कि उतनी ज़्यादा एनर्जी कभी भी नहीं दे सकती। उतनी ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? कैपेसिटर से। यानी कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और एक साथ बहुत सारी एनर्जी को क्या करता है? सप्लाई करता है। और कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इसकी प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की, कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है जो ये बताता है कि कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज क्या करता है? होल्ड करता है या स्टोर करता है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटेंस ये बताता है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी वो स्टोर कर पा रहा है। तो वो इसकी क्या है? ये इसकी क्या है? प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे अब इसकी डिफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, विच स्टोर्स द एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है? संधारित्र एक डिवाइस है, यानी यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? संचित करता है।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। संचित करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी डिफिनीशन कि संधारित्र एक प्रकार का क्या यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है और एक साथ सप्लाई करता है। ठीक है, ज़रूरी पड़ने पर एक साथ क्या करता है, बहुत सारी एनर्जी को एक साथ सप्लाई करता है इंस्टेंटली। फिर उसके बाद क्या है, अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर कोई भी दो कंडक्ट, कैपेसिटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, दो कंडक्टर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर। जैसे अगर दो चालक है, किसी भी आकृति के अगर दो चालक है और उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है और वो बहुत ही कम डिस्टेंस पर अगर रखा हुआ है, स्थित है, तो वो क्या कैपेसिटर, वो क्या निर्माण करेगा, कैपेसिटर निर्माण करता है। क्या बनाता है, कैपेसिटर बनाता है। कब, मैंने बताया कि अभी कि कोई भी दो, किसी भी आकृति के अगर दो चालक है, ठीक है, और उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है और वो दोनों चालक बहुत ही कम दूरी पर अगर स्थित है, तो वो क्या बनाता है, संधारित्र बनाता है, किसी भी आकार के दो चालक। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नोट करके लिखा दे रहा हूँ कि किसी भी आकृति के दो चालक किसी भी आकृति के दो चालक जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश हो एवं अल्प दूरी पर स्थित हो मिलकर संधारित्र का निर्माण करते हैं। मिलकर संधारित्र मतलब कैपेसिटर, संधारित्र का निर्माण करते हैं। तो ये है कैपेसिटर। जैसे मान लो कि कोई भी किसी भी शेप का हो सकता है दो चालक, लेकिन जैसे मान लो एक ये है और दूसरा चालक ये है हमारा, मान लो इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है, तो अब ये दोनों अगर बहुत ही कम दूरी पर स्थित है और बराबर और विपरीत चार्ज है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, संधारित्र बना रहा है। ये कैपेसिटर है। इसके बीच में देखो क्या है, प्लस से माइनस के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं इसको। तो प्लस से माइनस के बीच में क्या, देखो इन दोनों प्लेट के बीच में क्या एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम ही एनर्जी को स्टोर करना, सिंपल सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। तो ये कोई भी शेप का हो सकता है, दो चालक होना चाहिए किसी भी शेप का। जैसे मान लो कि अगर ऐसा है, जैसे मान लेते कि ये एक कंडक्टर है और दूसरा ये कंडक्टर है। मान लो एक ये कंडक्टर है, इस पर चार्ज है पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये भी क्या बना रहा है, संधारित्र बना रहा है। तो किसी भी आकृति के दो है ना, दो चालक जिस पर बराबर एवं विपरीत आवेश हो और बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, तो उन दोनों चालक मिलकर के क्या बनाता है, संधारित्र बनाता है। तो ये था संधारित्र के बारे में। अगर अब संधारित्र पे बात आती है कि आवेश कितना होता है, तो संधारित्र पे देखो, संधारित्र पे कुल आवेश 0 होता है। संधारित्र पे कुल आवेश 0 होता है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि उस पर आवेश Q है, अगर उस पर आवेश Q है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण, मतलब अगर दो प्लेट है मान लो ये दोनों, अगर हम इस पे बोल रहे हैं कि इस पर आवेश Q है, तो वो बताता है कि इस पे भी प्लस Q है और इस पे माइनस Q, मतलब परिणाम पॉजिटिव, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बताया जाता है। इस पर प्लस Q, इस पे माइनस Q होता है, बराबर एवं विपरीत आवेश होता है। दोनों को अगर कुल अगर है तो 0 होता है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि प्लस Q आवेश है, तो इसका मतलब हो गया कि प्लेट पर जो चार्ज है, प्रत्येक प्लेट पर जो चार्ज है वो उसका मैग्नीट्यूड है प्लस Q। यहाँ भी प्लस Q, इसका अगर मैग्नीट्यूड लोग तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। तो ये हो गया संधारित्र, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ये कैपेसिटेंस, धारिता के बारे में। तो पहले ही बताया कि कैपेसिटर एक डिवाइस है, जबकि कैपेसिटेंस इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। कैपेसिटर
का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना, और कैपेसिटेंस का काम है कि वो कैपेसिटर कितनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, वो बताएगा कौन, कैपेसिटेंस। तो नाम से लग रहा है कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी। क्या कैपेसिटी, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी, चार्ज को धारण करने की क्षमता जिसको बोलते हैं, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज को स्टोर कर पाता है, वही उसकी क्या होती है, कैपेसिटी, यानी वही उसकी क्या होगी, धारिता। तो मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या, कैपेसिटेंस। नाम से क्या लग रहा है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब हो गया कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या एबिलिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी बोलो या एबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। यही क्या हो गई, कैपेसिटेंस। कि धारिता क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी, मतलब किसी भी चालक की क्षमता होती है कि वो कितना चार्ज ग्रहण करता है, कितना चार्ज धारण करता है, या कितना चार्ज स्टोर करता है। तो धारिता क्या, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, मतलब चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता। कोई भी चालक है वो कितना ज़्यादा चार्ज को स्टोर करता है, कितना ज़्यादा चार्ज को होल्ड करता है, वो इसकी क्या कहलाती है, धारिता। तो चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता। अब क्या देखो, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, मान लेते इस पर हम चार्ज दे रहे हैं। तो अगर चार्ज दोगे तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि किसी कंडक्टर पे चार्ज के देने से विभवांतर में क्या होता है, वृद्धि होता है। किसी भी कंडक्टर पे चार्ज देने से उसके विभव में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, मतलब उसके विभव में वृद्धि होती है। तो इससे क्या पता चला कि जो चार्ज है वो विभव के क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। मतलब क्या, देखो चार्ज के देने से किसी चालक पर आवेश देने से इसके विभव के मान में वृद्धि होता है। इसके विभव के मान में क्या होता है, वृद्धि होता है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो किसी चालक पर आवेश के देने से क्या होता है, उसके विभव में वृद्धि होती है। तो अब क्या देखो, इसको मैं ऐसे डिफाइन करूँगा कि किसी चालक पर जितना आवेश देने से उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है, उतने ही आवेश का उस चालक की धारिता कही जाती है। क्या है कि किसी चालक पर जितना आवेश देने से उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है, उतने ही आवेश का उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है, धारिता कही जाती है। मतलब अब क्या देखो, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज के देने से उसके पोटेंशियल में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि
यदि चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उसकी धारिता क्या होगी? तो इसमें क्या होगा, क्या बताएं कि यदि हम मान लेते कि यदि चालक को, है ना, किसी भी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि होती है, तब जो उसकी धारिता होगी वो क्या होती है कि चार्ज के देने से क्या हो रहा है कि विभव बढ़ रहा है, तो चार्ज और पोटेंशियल क्या है, दोनों एक दूसरे डायरेक्टली समानुपाती है। तो अब देखो यहाँ से एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं C, तो Q इक्वल टू क्या आ गया, C इंटू V, और यहाँ से C इक्वल टू क्या होगा, C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। ये जो C है ना हमारा, ये C क्या है, कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस, धारिता कहलाती है, कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, इसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या आ रहा है, Q बाई V। तो ये है, यहाँ से इसका फॉर्मूला आ गया कि C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। ऐसे ही बोल सकते हो कि चार्ज टू कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो फाइनली हमने क्या बताया कि अगर किसी कंडक्टर पे हम चार्ज देते हैं तो चार्ज के देने से पोटेंशियल में वृद्धि होती है उसके, और फाइनली हम देखेंगे कि चार्ज के देने से पोटेंशियल में वृद्धि हो रहा है, यानी कि Q जो है V के डायरेक्टली समानुपाती है। अब यहाँ से कांस्टेंट, ये समानुपाती का साइन हटता है तो क्या कांस्टेंट आता है एक, और वो कांस्टेंट हमारा क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो C इक्वल टू क्या आ रहा है, Q बाय V। अब यहाँ से देखो इसका मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक निकालते हैं, किसका, धारिता का मात्रक। धारिता का सही मात्रक क्या होगा, दिख रहा है कि Q बाय V है, तो Q के लिए कूलम, V का मतलब पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। लेकिन ये जो कूलम पर वोल्ट है ना, वो साइंटिस्ट के याद में रखने के लिए इसको रखा गया कि कूलम पर वोल्ट को बोला जाता है फैरेड, क्या बोलते हैं, फैरेड, या हिंदी में लिखा रहता है फैराड। तो धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलम पर वोल्ट भी बोल सकते हैं, और कूलम पर वोल्ट को ही क्या बोलते हैं, फैराड भी बोला जाता है। तो धारिता का मात्रक क्या हो गया, फैराड, यानी कैपेसिटेंस का मात्रक क्या है, फैराड। जैसे आप लोग उसमें पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास में कि रेजिस्टेंस होता है ना, तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या आता है, V बाई I, R इक्वल टू V बाई I, नहीं आता ना, और ये कॉन्स्टेंट उसमें माना जाता था। तो R इक्वल टू V बाई I, तो यहाँ से वोल्ट पर एम्पियर होगा इसका मात्रक, लेकिन इसको साइंटिस्ट के नाम पे क्या रखा गया था, ओम। तो वैसे यहाँ पे सेम यही है, यहाँ पे भी है कि रेजिस्टेंस का मात्रक उसमें ओम था, इसमें कैपेसिटेंस का मात्रक क्या है, फैराड है। और आप लोग अगर उसके बाद मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे तो उसमें आएगा इंडक्टेंस, जैसे इसमें कंडक्टेंस, इसमें कैपेसिटेंस आया, उससे पहले रेजिस्टेंस था, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस आएगा, और एक है इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, हेनरी, और रेजिस्टेंस का मात्रक था ओम। तीनों साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, इसका भी मात्रक क्या है, फैराड। तो अब क्या है, देखो धारिता क्या है, एक अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि। धारिता एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि है। अच्छा, इसकी बीमा क्या होगी, डायमेंशन, इसकी डायमेंशन निकालते हैं।
तो इसकी डायमेंशन होगी, देखो फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इसकी बीमा, फार्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। चार्ज का तो पता है कि डायमेंशन क्या होता है चार्ज का, ए टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी फार्मूला होता है ना, तो ए टी, लेकिन वी का नहीं पता है तो निकाल लूँ। तो देखो क्यू, वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डब्ल्यू बाई क्यू। देखो मैं बनाने के लिए बता दे रहा हूँ कि कैसे हम डायमेंशन अगर याद नहीं रहे तो हम फार्मूला से कैसे बना लेते हैं। क्यू को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू। अच्छा डब्ल्यू क्या, वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्यू स्क्वायर अपॉन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज के लिए क्या होता है, डायमेंशन में क्या यूज़ करते हैं, ए टी, तो क्या हो जाएगा ए टी का स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है, अब फोर्स का याद रहना चाहिए, एम एल टी टू दी पावर माइनस टू, एम एल टी टू दी पावर माइनस टू। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एल। अब यहाँ से निकल जाएगा, देखो ऊपर में हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल इंटू एल, कितना हो गया, एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू। सबको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, एम के पावर माइनस वन, यहाँ पर हो गया एम के पावर में माइनस वन, एल के पावर में कितना हो जाएगा, माइनस टू, टी के पावर माइनस टू, ऊपर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो टी के पावर कितना हो जाएगा, फोर, टी के पावर फोर और ए के पावर में टू। तो ये इसकी क्या है, बीमा। इसकी बीमा होती है एम टू दी पावर माइनस वन, एल टू दी पावर माइनस टू, टी टू दी पावर फोर, ए टू दी पावर टू। तो ये हमारा क्या है, इसका इंट्रोडक्शन तक, मतलब धारिता क्या होता है ना, बताया कि धारिता क्या होती है कि वो किसी भी कैपेसिटर है ना, किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी होती है कि वो कितना ज़्यादा चार्ज को स्टोर करता है, वो उसकी क्षमता को बताता है, किसी भी कंडक्टर की क्षमता को बताता है धारिता, कि वो कितना ज़्यादा एनर्जी या कितना ज़्यादा चार्ज को स्टोर करता है। धारिता सी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्यू बाई वी है ना। धारिता का मात्रक क्या है, फैराड या कूलम पर वोल्ट। धारिता एक अदिश राशि है, इसकी बीमा होती है एम, ये एम के पावर माइनस वन, एल टू दी पावर माइनस टू, टी के पावर फोर, ए टू दी पावर टू। अब इसमें एक और क्वेश्चन रहता है कि 1 फैराड को परिभाषित करें, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस, किस धारिता किस पे, धारिता की निर्भरता। तो पहले यहाँ पे लिख रहे हैं कि 1 फैराड को परिभाषित करें। तो सिंपल सा दिख रहा है कि C इक्वल टू फार्मूला क्या है, Q बाई वी, Q बाई वी। अगर Q की वैल्यू 1 हो जाए, 1 कूलम, और V की वैल्यू कितना 1 वोल्ट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 1 फैराड हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि C इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, Q बाई वी, ठीक है। Q, अगर चार्ज 1 कूलम किसी भी कंडक्टर पे, अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर किसी कंडक्टर पे 1 कूलम के चार्ज देने से अगर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है, 1 फैराड कहा जाता है। क्या कि यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, एक वोल्ट की वृद्धि होती है, तो इसे 1 फैराड कहा जाता है। ये था इसका 1 फैराड क्या होता है, सिंपल है। अगर चार्ज को 1 कूलम रख दिया, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम और वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो 1 फैराड हो जाएगा। तो यदि किसी कंडक्टर को आप 1 कूलम के चार्ज देने से अगर उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि कराओगे तो वो उसका 1 फैराड कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारिता किस पे निर्भर करते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की निर्भरता। तो धारिता किस पे निर्भर करता है, C इक्वल टू क्या, Q बाई वी। तो ये जो धारिता है ना, वो चार्ज, किसी भी कंडक्टर के चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखना है। जैसे वहाँ पे रेजिस्टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर के साइज, शेप, डायमेंशन पे, साइज और शेप पे,
यानी कि लेंथ, एरिया वगैरह सब पे डिपेंड करता है। याद है ना फॉर्मूला 10th में पढ़ा होगा, R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, यानी कि रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो कंडक्टर के लेंथ पे, एरिया पे, इन सब पे डिपेंड करता है। सेम यहाँ पे भी जो कैपेसिटेंस होता है ना वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी डिपेंड करता है कंडक्टर के डायमेंशन पे, कंडक्टर के साइज कैसा है, शेप कैसा है, कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसके अराउंड मतलब उसके चारों बगल का मीडियम कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, ना कि चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो याद रखना कि जो धारिता है, यहाँ पर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ कि धारिता चालक पर दिए गए आवेश और विभव, उसमें उत्पन्न विभव पे निर्भर नहीं करता है। धारिता चालक पर दिए गए आवेश एवं उससे उत्पन्न विभव पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। ये किस पे निर्भर करता है, चालक के आकार, आकृति है ना, उस चालक के चारों ओर की माध्यम, उस पर डिपेंड करता है। तो धारिता, यहाँ हम लिख रहे हैं, धारिता चालक के आकार, आकृति और चारों ओर के माध्यम पे निर्भर करता है, और उसके बीच का डिस्टेंस जो भी बोल दूँ, और उसके बीच का डिस्टेंस और चारों ओर के निर्भर करता है। तो धारिता चार्ज और वोल्टेज पे निर्भर नहीं करता, वो किस पे निर्भर करता है, चालक के आकार पे निर्भर करता है, आकृति पे निर्भर करता है, चालक के बीच के डिस्टेंस पे निर्भर करता है, और चालक के बीच में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। तो ये था धारिता के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी गोलीय चालक के कारण धारिता कितना होता है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। गोलीय चालक की धारिता मतलब देखो, जैसे मान लेते हैं कि हम ये एक गोलीय चालक है और इसकी रेडियस r है, ठीक है, और इस पर चार्ज मान लेते हैं, इसके चार्ज इस पर कितना दिया गया, q आवेश। अगर ये चार्ज दोगे तो कहाँ पर आ जाएगा, इसके सरफेस पर, क्योंकि चालक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि माना पृष्ठ पर आवेश देने पर, है ना, माना r त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ पर प्लस q आवेश देने पर आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। फैल जाता है। तो अब क्या होगा, देखो पहले हम क्या करते हैं, इसके वजह से विभव निकालते हैं। हमें पता है, मैंने पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया था, किसी एक लेक्चर में जब पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल कंडक्टर, है ना, किसी गोलीय चालक की वजह से कोई
बताए थे किसी खोखले आवेशित गोले के कारण विभव, तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि उसके सरफेस पे, जैसे मान लो एक गोलीय आवेशित चालक है, इसकी रेडियस अगर आर है तो इसके सरफेस पर, है ना, अगर इस पे चार्ज क्यू है तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, v इक्वल टू के क्यू बाई आर, या इसको बोल सकते हैं कि के की जगह क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यही बताए थे। तो यहाँ पे वही यूज करना है कि इसके सरफेस पर गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, तो चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, विभव v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। इस आर डिस्टेंस पर अगर इसके सरफेस पर विभव निकालते हैं तो कितना होता है के क्यू बाई आर, या हम इसको लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो ये हो गया इसके सरफेस पर विभव। अच्छा, अब धारिता की परिभाषा से ठीक है, C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। देखो यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई वी। अब V की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्यू बाई वी, V की जगह कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू बाई आर। अब ये देखो Q से Q कैंसिल हो गया, कितना बचा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो गोलीय चालक की जो धारिता होती है ना, वो क्या होती है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ में आ गया कैसे करना, सिंपल सा। अगर हम मान लेते कि कोई एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या आर है और उस पर आवेश Q है, तो उसके सरफेस पर विभव कितना होता है, के क्यू बाई आर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। फिर धारिता की परिभाषा C इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी, V की जगह ये वैल्यू रखा, और फाइनली हमारा क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया इस गोलीय चालक का। C इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब इसके बाद इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैं पहले फार्मूला लिख दे रहा हूँ। एक तो फार्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, धारिता की, धारिता का जो फार्मूला है ये हो गया। और एक अभी जो गोलीय चालक की धारिता होती है, गोलीय चालक की धारिता, ये कितना अभी निकाले थे, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अगर उसकी रेडियस कितनी हो आर हो तब। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लो कि गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए, गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए, गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या किसकी, गोलीय चालक की, यदि इसकी त्रिज्या 27 × 10⁻³ मीटर हो। ठीक है, या मान लो 10⁻³ मीटर हो। ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, इसकी धारिता। तो सिंपल सा फॉर्मूला पे लगा दो, C इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्या होगा, देखो दिया है त्रिज्या R बराबर कितना दिया है, 27 × 10⁻³ मीटर। अब हमें निकालना है धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितनी होगी, तो हमें पता है कि K बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/K, और K की वैल्यू सबको पता है क्या होता है, 1/9 × 10⁹। तो हाँ, फाइनली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 × 10⁹। तो मैं इसके जगह पे लिखूँगा 1/9 × 10⁹, और R कितना है 27 × 10⁻³। अब यहाँ से देखो 9 3 जा 27, तो 3 × 10⁻³ है, ये 9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6। और C का मात्रा क्या होता है, फैरेड बताए थे, या हिंदी में फैराड बोलते हैं। तो ये हो गया। अब 3 × 10⁻⁻6 को क्या लिखते हैं, माइक्रो, तो 3 माइक्रो फैराड हो गया आंसर। अब बताओ ये जो कैपेसिटेंस है क्या बहुत ज़्यादा है, नहीं बहुत ही कम है। देखो माइनस में दिया हुआ 10⁻⁻6 फैराड आ रहा है,
तो बहुत कम है। अब बताओ है कितना बड़ा गोलीय चालक, 27,000 मीटर वाला, यानी कि 27 किलोमीटर का, 27 किलोमीटर की त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक है। उसकी कैपेसिटेंस है ना, उसकी धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफेराड। बताओ इतना बड़ा जो मतलब साइज होगा, अब उसके वजह से उसकी धारिता अगर इतना हो तो उसको बनाना तो मतलब वो तो यूजेबल नहीं होगा ना। तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम है कि मतलब इसमें एक यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो गोलीय चालक होता है ना, उसमें जो एनर्जी होती है वो बाउंडेड नहीं होती है। मतलब जो हमें एनर्जी चाहिए ना, वो हमें चाहिए बंधी हुई एनर्जी चाहिए, ताकि हम उसको यूज कर पाएँ। इसकी एनर्जी को हम यूज नहीं कर पाएंगे। अब इसको सबसे पहले तो बनाना भी पॉसिबल नहीं, बना तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या, देखो इतने बड़े साइज़ में ना, 27 किलोमीटर का अगर कोई साइज मतलब कोई गोलीय चालक होगा, तब जा कर के उसका है ना, उसकी धारिता कितनी होगी, 3 माइक्रोफेराड। तो अगर अब एक क्वेश्चन रहता है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो ये निकालते हैं। देखो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, कितना कम, मतलब कितनी कम धारिता होती है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। तो पृथ्वी की धारिता के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, पृथ्वी की त्रिज्या हम लोग को पता है कितना होता है, 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में इसका कर रहा हूँ, हम जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, r बराबर 6400 किलोमीटर। इसको मीटर बदल लो, 64 मीटर बदलने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 64 × 10⁵ मीटर, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। अब हमें निकालना धारिता, पृथ्वी की धारिता। पृथ्वी कैसी होती है, पृथ्वी जो है वो गोलाकार होता है ना, तो पृथ्वी की धारिता क्या होगी, देखो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। तो फार्मूला लगाओ पहले, C = क्या होता है, 4πε0r। 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 × 10⁹ r की वैल्यू कितनी है, 64 × 10⁵, यही है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 64 को 9 से डिवाइड कर दो, इंटू 10⁻⁴ कितना होगा, 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 - 9। इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 9 × 7 = 63, 1 बचा, 9 × 1 = 9 × 1 = इंटू 10⁻⁴ फेराड। तो आप इसको अगर पॉइंट हटा दो तो पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, नीचे 100। अब 100 को ऊपर भेज दो तो 10⁻�6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 711 इंटू 10⁻�6 फेराड नहीं हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो पृथ्वी की धारिता होती है वो होती है 711 माइक्रोफेराड। तो याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो 711 माइक्रोफेराड। ये भी क्या है, देखो बहुत कम नहीं है, माइक्रो में है। अब इतनी बड़ी मतलब पृथ्वी है, अब उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, देखो 711 माइक्रोफेराड का गोलीय चालक का होगा। कोई भी गोलाकार है, उस चालक का अगर बहुत बड़ा साइज अगर हो तब जाकर के, तब भी उसकी जो धारिता होती है बहुत कम होती है। इसलिए हम लोग जो पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो दिया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में अच्छे से, कि उसकी एनर्जी निकालें, कितनी एनर्जी होती है, वो सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी में पता चलेगा कि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज और शेप पे डिपेंड करता है। इसमें भी पता चल रहा है कि ये जो गोलीय चालक है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग पैरेलल प्लेट में भी समझेंगे, उसी से पता चलेगा। उसका जब डेरिवेशन हम करेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, तो उसमें पता चलेगा कि जो कैपेसिटेंस एक्चुअली में वो डिपेंड करता है उसके साइज़ पे, उसके शेप पे, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उस पे, और उसके चारों ओर का मीडियम कैसा है, मतलब उन दोनों के बीच जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच का मीडियम कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।